Hello guys, this is Rahul and you are welcome to your own YouTube channel Amika Genus. Guys, अब वीडियोस बैक टू बैक आती रहेंगी। पहले वीडियोस रुक गई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। बट आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म में हम 7 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह लीजिए उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 15 नंबर में बहुत जगह पूछा जाता है। बीए कर रहे हो वहाँ पे आएगा, बीए एलएलबी कर रहे हो वहाँ आएगा, जहाँ पर भी आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड फील्ड में हो फेडरलिज्म का क्वेश्चन बनता ही बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन में पूछते हैं और बताओ। ठीक है, हम पहले इसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मीनिंग क्या है फेडरलिज्म का वो डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म का क्या चक्कर होता है भैया, उसके बाद उसके फीचर्स जो हैं 7 फीचर्स आते हैं इसके अंदर हमारे पास, और उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे आप कमेंट्स में बताएंगे कि उस टॉपिक पे बनानी है उस टॉपिक पे बना देंगे। फिलहाल शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इनहेबिटेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन एंड कल्चर। हम सभी को पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है भैया। ठीक है, बहुत सारे कास्ट के, कम्युनिटीज़ के, रिलीजन के, कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं एक साथ मिलजुल के। ठीक है, कहते हैं ना ये हमारा जो देश है ये भारतीय सभ्यता है और इसमें मतलब और देशों में नहीं मिलता है ना। भारत माता है और जापान माता नहीं होती है, नेपाल माता नहीं होती है ना, ऐसे कहते हैं ना, वो यहाँ पे आता है कंसेप्ट। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर सॉरी इट इज़ डिफिकल्ट to run the administration of such a big state from one center. The problems are requirement of different region and different whose requirements of different region are different, whose solution is not possible by one central government. So there is a federal feature in our constitution. इतना बड़ा देश है, एक जगह से बैठ के सेंटर की सरकार पूरे देश को कंट्रोल कर ले, ये इम्पॉसिबल है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए क्या करते हैं भाई, फेडरलिज्म फीचर जो है उसका हम यूज़ करते हैं कि भैया सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, ऐसा हम कहते हैं कागज़ों में। फिर आगे बताएंगे कि क्या सिस्टम होता है इसका। ठीक है, एनी हाउ, बट अगर आपको मैं एक बात बताना चाहूँ तो बात ये होती है कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है यूनिटरी, एक होती है फेडरल। ठीक है, जो हमारे पास है वो है फेडरल जो हम कहते हैं, लेकिन है ये क्वाजी फेडरल, लेकिन हम फेडरल कह देते हैं। चलो, यूनिटरी में क्या होता है कि यूनिटरी में ना एक ही बंदे के पास पावर होती है, एक सेंटर के पास ही पूरी पावर होगी, सेंटर के पास कुछ पावर नहीं है, सॉरी स्टेट के पास कुछ पावर नहीं है। लेकिन जो सेंटर और स्टेट के पास अलग अलग पावर है, सेंटर अपने मुद्दे पे लॉ बनाता है और ये जो स्टेट है अपने मुद्दे पे लॉ बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई फेडरलिज्म का कंसेप्ट है यहाँ पर कि स्टेट की अपनी पावर है और सेंटर की अपनी पावर है। चलो अब डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल वर्ड हैज़ नॉट बीन यूज येट। फेडरल वर्ड तो कहीं यूज ही नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज अ बुक रिटन बाय प्रोफेसर लैक्सटन ट्रक्स in which he wrote India is undoubtedly a federation in which attributes of sovereignty and shared between center and state। समझ गए भैया कि एक बंदा है जिसका नाम अभी आपने सुना, प्रोफेसर एलन ट्रिक्स, जिसमें उसने एक उसके बुक लिखी। बुक में उसने बताया कि इंडिया जो है एक फेडरेशन है क्योंकि वहाँ पर जो सोवरेनिटी है वो शेयर की जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सिस्टम होता है फेडरलिज्म, जिसमें कि पावर डिवाइड की जाती है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। मतलब जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं, प्रोविंसेस कह लीजिए, जैसे कि हरियाणा पंजाब हो गए या फिर जितने भी अपने स्टेट्स हैं इंडिया के, वो सब के सब उसी प्रोविंस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बोथ देयर आर ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंस ऑफ अदर। दोनों के पास अपनी अपनी पावर होती हैं, अपने अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं, कहने की बातें होती हैं, बाकी बहुत जगह इंटरफेरेंस होता है, वो आगे वाले कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमने मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर स्टेट्स और लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पे पहले वीडियो बना चुका हूं मैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सेंटर जो है वो कैसे कैसे स्टेट की पावर होते हुए भी उसके अंदर इंटरफेरेंस करता है और किन सर्कमस्टांसेस में वो कर सकता है, जिसको हम नॉर्मली भी कॉन्स्टिट्यूशन में एम्पावर भी किया जाता है सेंटर को। ठीक है, वन इज द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट्स। चलो कुछ इसकी जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म की वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि भैया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो फेडरलिज्म का जो फर्स्ट फीचर है वो होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, फेडरलिज्म इज एन एग्रीमेंट। फेडरल सिस्टम में क्या है, एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, सेंटर के बीच में, स्टेट्स के बीच में। एंड द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन। जो कंडीशन है वो रिटन होनी चाहिए। अगर जो एग्रीमेंट ओवरऑल हो गया तो भाई भूल जाएंगे भाई, फिर सेंटर फिर मुकर जाएगा अपनी बातों से, सेंटर स्टेट बदल जाएगा अपनी बातों से। तो इसलिए ये क्या है, इसका जो एग्रीमेंट है वो रिटन है, मस्ट बी रिटन सो द अनसर्टिनिटी मे बी एंडेड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन which has 395 articles and 12 scheduled
टुडे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। ये 395 आर्टिकल्स और जो 12 शेड्यूल थे, ये शुरुआत में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब की बात कर रहा है ये, और 25 पार्ट्स में बटा हुआ है आज भी। कॉन्स्टिट्यूशन इज सो डिटेल टू रिड्यूस द चांस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर स्टेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा लेंथी यही है, ठीक है। और कहते ये भी हैं कि भैया डिस्प्यूट ना हो सेंटर और स्टेट के बीच में, इसलिए है, लेकिन फिर भी बहुत डिस्प्यूट है, ठीक है। अब आप ये समझिए, किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी छोटा है और वहाँ पे डिस्प्यूट भी कम है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा है और डिस्प्यूट भी ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमें मान है हमारे देश पे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो रिजिड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वो सख्त है, ठीक है। ये मतलब कार्डबोर्ड की तरह ऐसे। लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जा सकता है, ठीक है, अमेंड करने का क्या प्रोसेस रहता है, वो डिपेंड करता है उसकी रिजिडिटी पे। तो अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब हमारे पास जो अमेंडमेंट करने के तरीके हैं वो बहुत मुश्किल हैं, ठीक है। आप इस पैरे को पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स बना लेना, कमेंट करके बता देना, मैं ये PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। हमें पता लग गया कि रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म की सेकेंड फीचर। चलो आगे है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भैया, बात क्या है, हमारे देश में अगर कोई सुप्रीम है तो वो है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी अगर लॉ बनता है और वो बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं, बिल्कुल ही, है ना। ऐसा ही होता है। और उस जो सरकार है वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाती है कि भाई ये किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर, हम प्रेम्बल कह सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हार्म करेगा तो सुप्रीमेसी किस चीज़ की है? कॉन्स्टिट्यूशन की है। द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन has been given acceptance, and any law passed by the union parliament and state legislature against the constitution shall be unconstitutional. All the high officials take an oath to perform their duty according to constitution. constitution इतना सुप्रीम है कि जब भी किसी हायर ऑफिशियल की जब अपॉइंटमेंट की जाती है तो वो अपनी ओथ जो है वो भी भैया सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कारण कॉन्स्टिट्यूशन की ही ओथ लेता है, ठीक है। अब क्या है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपने मेरी वो तीनों वीडियो देखी होंगी ना, या एक भी देखी होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट का क्या मतलब है। यहाँ पे जो फेडरल सेटअप होता है वहाँ पर क्या होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, जो लोकल इंपॉर्टेंस की बात होती है वो होती है स्टेट लिस्ट के अंदर, और जो कॉमन इंपॉर्टेंस की बात होती है वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। हमारे पास इंडिया में 7th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। जो टॉपिक्स नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन रिलेशंस, ये जो टॉपिक हैं ये यूनियन लिस्ट के अंदर होंगे। जो स्टेट लिस्ट के अंदर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गई, बच्चों की हेल्थ हो गया, तो ये स्टेट लिस्ट में आ गया। जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों मतलब जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब है ड्यूल पॉलिटी। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ ड्यूल पॉलिटी सच एज यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दो पॉलिटी होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। हमारे सेंटर में आज मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है। और जो स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज की सरकार है, ठीक है। किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार होती है, किसी में बीजेपी की ही है, या फिर एनी अदर। ओके, आगे हम बात करेंगे। देर इज़ वन यूनियन एंड स्टेट्स हैव देयर सेपरेट गवर्नमेंट विच मेक यूज ऑफ पावर एंट्रस्टेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द यूनियन पार्लियामेंट कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स। देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो यूनियन पार्लियामेंट है हमारा, ये क्या कर सकता है, ये बाउंड्रीज जो स्टेट की हैं उसको बढ़ा सकता है, ठीक है, समझ गए, और नए स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, बट कैन नॉट क्रिएट अ यूनिटरी स्टेट बाय डिजॉल्विंग ऑल द स्टेट्स। लेकिन वो मतलब सभी स्टेट्स को एक साथ मिला नहीं सकता, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है, इन अ फेडरल सिस्टम देयर इज अ बाई कैमरल मतलब दो घर लेजिस्लेचर एट द सेंटर हुज लोअर हाउस गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल एंड द अपर हाउस गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द फेडरल यूनिट। अब देखो क्या कहा है इन्होंने कहा कि हमारा जो इंडिया का लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरलिज्म है, मतलब इसमें दो घर हैं। जैसे कि पहला घर कौन सा है, लोकसभा, दूसरा कौन सा है, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, और जो राज्यसभा है उसे हम कहते हैं अपर हाउस, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट।
लोकसभा लोअर हाउस होता है। तो ये जहाँ पे दो होते हैं वो उसको कहते हैं बाई। अगर ये एक ही होता, सपोज करो एक ही होता, तो ये होता है यूनिकैमरल। ओके, ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसके लोकसभा के जिसके मेंबर्स जो हैं वो हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसीज के बेस में, अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ओके, अब जो लास्ट हमारा टॉपिक नहीं सॉरी फीचर, लास्ट जो हमारा फीचर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। द जुडिशरी इज ग्रांटेड सुप्रीमेसी फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ कहीं भी कभी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो उसको सॉल्व कौन करता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को अराइज जब हो जाता है तो उसको सॉल्व करते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी जुडिशरी, हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या फिर उसके इंटरप्रिटेशन में कहीं गड़बड़ है तो कौन उसको सही करेगा, वो हमारा करेगा जुडिशरी। जुडिशरी हमारी जो है वो हर चीज़ से दूसरों से इंडिपेंडेंट है। और अगर एक स्टेट में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो आप उस स्टेट के बेहतर फ्यूचर की कामना कर सकते हैं। अगर अदरवाइज उस स्टेट का बहुत बुरा हाल होने वाला भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, हमने एक वीडियो बना रखी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशरी इज ग्रांटेड सुप्रीमेसी फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द सेटिंग अप डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट की अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो डायरेक्ट उस मामले को सुन सकती हैं। ठीक है, फॉर द अटेनिंग दिस ऑब्जेक्टिव प्रोविजन हैव बीन मेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया विच परफॉर्म द रोल ऑफ गार्जियन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करते हैं, वो एक गार्जियन का रोल प्ले करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें पार्ट पे प्ले करते हैं, और क्या करते हैं, इंटरप्रेटर का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एनी एक्ट ऑफ यूनियन और स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशन इफ इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि अगर देखिए बेसिक प्रिंसिपल का मैं आपको बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, केस लॉ का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर हार्म होता है किसी भी चीज़ का, किसी एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करती है, तो वो जो एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा ही करेगा अगर उसने बेसिक प्रिंसिपल को किया हार्म। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात बताऊँ कि मान लीजिए कि हमारे जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड बता रखा है। अगर हमारा कोई लॉ बनता है आने वाले टाइम में जो सेकुलर वर्ड के अगेंस्ट है, तो हमारा सपोज करके चलिए कि मैं प्रेम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर मान रहा हूँ और जो हमारा लॉ है वो लॉ सेकुलर वर्ड के अगेंस्ट है, तो भैया जो वो लॉ है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख के ही जो लॉ बनेगा वो बढ़िया बनेगा। अब देखो यार, मैं एक यूट्यूब स्टूडियो में जाकर देखता हूँ, वहाँ पे क्रिएटिव स्टूडियो में मुझे पता चलता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वहाँ से तो मुझे वॉच टाइम मिलता नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है वो मुझे वॉच टाइम देके जाते हैं। तो ऐसे कीजिए, थोड़ा वॉच टाइम भी दीजिए और थोड़ा साथ में मुझे वो भी दीजिए, क्या कहते हैं उसे, सब्सक्राइबर भी दीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपका खुद का चैनल है भैया, नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ बने बनाए यार, इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। चलो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।